नमस्कार। आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे एशिया का अपवाह तंत्र। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने शुरू किया था कि एशिया का संरचना कैसी है। तो जिस तरीके से मैथ्स के या साइंस के नियम होते हैं कि सभी चीज़ें एक दूसरे से गुथी रहती है या एक दूसरे पे से इंटर रिलेट होती है, उसी तरीके से हमारे भूगोल में भी एक दूसरे से सभी तत्व इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आज हम अपवाह पढ़ा रहे हैं, तो अपवाह टोटली प्रभावित होता है उस क्षेत्र की संरचना से। अगर उस क्षेत्र में चट्टानों का रूप कोमल है तो उसमें अपर्दन बहुत अधिक होगा, नदियाँ अपर्दन का कार्य करेंगी। दूसरा, उस क्षेत्र के उच्चावच से भी प्रभावित होता है। अगर नदियाँ उच्चस्थ भागों से निकल कर आ रही हैं तो अपर्दन की मात्रा को अधिक लेके आएंगी और अपने मैदानी भागों में उसका अपवाह करेंगी। इसलिए हमें किसी भी क्षेत्र का जब अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन में उसके क्षेत्र विशेष के, जब हम क्षेत्रीय भूगोल करते हैं तो उसमें उस क्षेत्र विशेष के अपवाह की हमें पढ़ने की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं एशिया जैसे विश्व के सबसे बड़े विशाल महाद्वीप की, और इस विशालता की वजह से इसका अपवाह तंत्र भी अनेक भागों में विभाजित है। साथ ही साथ हम कहेंगे कि प्रोफेसर क्रेसी ने पहली बार ये बताया कि एशिया में किसी भी बड़ी विशाल नदी का अभाव है, जबकि अनेक छोटी नदियाँ एशिया के आंतरिक भाग से निकलती हैं। तो जो इसका मध्यवर्ती भाग है उसमें भी नदियों का कोई अभाव बिल्कुल भी नहीं है। इस महाद्वीप की अपवाह प्रणाली की यह विशेषता है कि इसमें उच्च एवं विशाल पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली नदियों के मार्ग में एशिया की ये पर्वत श्रेणियाँ बाधा के रूप में नहीं है। जैसे कि मैंने आपको तालिका में भी बताया है डायग्राम कि मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी इनके लिए एक सहयोगी का काम करती है, क्योंकि इनकी ढालों के अनुसार नदियाँ बहती हुई आती हैं और अपने समीपस्थ महासागरों में मर्ज हो जाती हैं। इसी तरीके से इनसे जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं की तरफ बढ़ जाती हैं। एशिया के अपवाह की एक और विशेषता है कि इसमें प्राचीन से लेकर नवीन अपवाह तंत्र पाया जाता है। कठोर एवं पुरातन चट्टानों से युक्त, हमने पिछले भाग में बताया कि उत्तर के प्राचीनतम भूखंड जो हैं उनसे जो नदियाँ निकलती हैं, जैसे ओब, यनीसी, लीना, इंडिगिरिका और उसकी सहायक नदियाँ, ये विश्व की प्राचीन नदियों में से मानी गई हैं और लंबी नदियों में है। इसका हम बाद में बताएंगे कि महत्व कम क्यों है, क्योंकि ये उन क्षेत्रों में बहती है जहाँ पर की जनसंख्या घनत्व बहुत कम है तथा जलवायु की विषम परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। उसी तरीके से नवीन पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली नदियाँ हैं आपके गंगा, सिंधु, हांगो, यांगती सिक्यांग, ब्रह्मपुत्र, इरावदी। ये सब की सब नवीन नदियाँ कहलाती हैं, क्योंकि ये मध्यवर्ती पर्वत क्रम नवीन क्षेत्र से निकलती हैं और यहाँ पर ये बहुत विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती हैं। दूसरी तरफ हम इनकी एक विशेषता बताएंगे कि जो नवीन काल की प्राचीनतम भूखंड की नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय पठार में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये घाटियाँ अपनी घाटियों को निरंतर गहरा कर रही हैं, जबकि जो उत्तर की नदियाँ हैं ये अपनी घाटियों के पेटों में निरंतर मिट्टी की परतें का जमाव कर रही। अर्थात यहाँ पर जो इरोजन हो रहा है वो क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल हो रहा है, और दक्षिण भाग में जो इरोजन हो रहा है वो वर्टिकल हो रहा है। अच्छा, तीसरी हम बात करते हैं कि तीनों ओर से महासागरों से एशिया महाद्वीप घिरा हुआ है, जैसे कि मैंने उच्चावच में आपको बताया था। अच्छा, इनके उच्च पर्वतीय भागों से एवं पठारों से निकलकर नदियाँ अपने उत्तर, पूर्व एवं दक्षिण दिशाओं की ओर बहती हैं, और इसी के आधार पर हम कहते हैं कि जो आंतरिक अपवाह क्षेत्र है ये एशिया महाद्वीप का लगभग 80 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात 50 लाख वर्ग मील का ऐसा भाग है जिसकी कि कोई भी नदी किसी भी महासागर का मुंह नहीं देख पाती, और ये जल शुष्क भागों में सूखकर प्राय विलीन हो जाता है। इसलिए हम इसको आंतरिक अपवाह क्षेत्र बोलते हैं। और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर एशिया के अपवाह क्षेत्र को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। ऐसी नदियाँ
जो प्रशांत महासागर क्षेत्र में गिरती है, जो एशिया के पूर्व में है। ऐसी नदियाँ जो हिंद महासागर में गिरती हैं, जो एशिया के दक्षिण में है। वे नदियाँ जो आर्कटिक महासागर में गिरती हैं, वो एशिया के उत्तर में है। वे नदियाँ जो एशिया और यूरोप के तटस्थ भूमध्य सागर में गिरती हैं, उसको हम भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र कहते हैं। और नेक्स्ट जो हमने बताया वो है आंतरिक अपवाह क्षेत्र। और आंतरिक अपवाह क्षेत्र आपका किसके अंतर्गत आता है? वो आता है एशिया के बीचों बीच वाले भाग के, जिसकी कि नदियाँ कोई भी समुद्र का मुंह नहीं देख पाती। जैसा कि आप इस मानचित्र में इस चीज़ को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब हम पूर्व से शुरू करेंगे, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे, फिर उत्तर की तरफ जाएंगे और दक्षिण की तरफ आएंगे। तो पूर्व में हमारा जो आता है वो आता है प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र। जैसे कि मैंने आपको उच्चावच में नदियों के मैदानी भाग बताए थे, तो इसको जो मुख्य नदियाँ इसमें आती हैं वो आती है यांगती सिक्यांग, सिक्यांग, हांगो और चाइना की अन्य नदियाँ। इस अपवाह क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ मुख्य रूप से मध्य एशिया की उच्च एवं विशाल पर्वत श्रेणियों से निकलकर पूर्व की ओर बहती है, प्रशांत महासागर में गिरती हैं। इस अपवाह क्षेत्र का विस्तार अपेक्षाकृत कम है। प्रशांत महासागर अपवाह क्षेत्र की मुख्य नदियों में हम बात करेंगे आमूर की, हांगो की, यांगटी सिक्यांग की, मिकांग की, मीनाम, लाल इत्यादि नदियाँ हैं। इन नदियों में आमूर की सहायक नदियाँ असूरी तथा सुंगारी, हान, मिन, असूरी तथा सुंगारी, और हांगो की सहायक नदियाँ वीहो तथा फैनहो है, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं डायग्राम में। यांगटी सिक्यांग की सहायक नदियों में हान, मिन, कान, चार्लिंग, सियांग इत्यादि हैं। इस अपवाह क्षेत्र में अनेक प्रकार के अपवाह स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हांगो का अपवाह और डेरा पठार एवं, जबकि यांगटी सिक्यांग अपनी सहायक नदियों के साथ वृक्षीय अपवाह करती है। हांगो आयताकार अपवाह करती है। और इन क्षेत्रों में मिलने वाली नदियों का महत्व सिंचाई, कृषि एवं परिवहन के दृष्टिकोण से अधिक है। और हम ये मानते हैं कि हांगो में चीन का जो हांगो के द्वारा चीन के विशाल उत्तरी मैदान को दिया जाता है। माना है कि हांगो को चीन का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ें आती हैं, फिर भी उत्तरी मैदान इसी की देन कही गई है। यांगटी सिक्यांग नदी का भी विशेष महत्व है। इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये चीन का सबसे घना डेल्टा बनाती है और इसमें कुछ क्षेत्र में नौगम्य हेतु नौकाओं का संचालन भी किया जाता है, जिससे कि व्यापार किया जा रहा है। यह नदियाँ अपने मुहाने के आसपास निरंतर मिट्टी का जमाव करती जा रही हैं, जिससे इसका डेल्टा उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ता